आज हम पढ़ेंगे NIOS का चैप्टर 7 जो इकोनॉमिक्स, जिसका कोड है 318, जिसका नाम है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। इसमें हम फर्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे कि सारणीय प्रस्तुतिकरण से क्या अभिप्राय है या तालिका का क्या अर्थ है। यानी कि सारणीय और तालिका एक ही है। अगर सारणीय आता है या तालिका आता है तो दोनों का आंसर एक ही होगा। पहला क्वेश्चन है सारणीय प्रस्तुतिकरण से क्या अभिप्राय, यानी कि तालिका का अर्थ क्या है। उत्तर है निस्वेंजर के शब्दों में एक सांख्यिकीय सारणी आंकड़ों का स्तंभ यानी कि कॉलम तथा पंक्तियों के रूप में व्यवस्थित संगठन है। ऊपर से नीचे की और बने खानों को कॉलम कहा जाता है तथा वहीं से दाईं ओर जाने वाली रेखाओं को पंक्तियाँ कहा जाता है। सारणीय आंकड़ों की सारणी के रूप में प्रस्तुत करने की विधि है। सारणीय क्या करता है, आंकड़ों को सारणी के रूप में प्रस्तुत करता है, यानी कि तालिका के रूप में आंकड़ों को इसके अंदर प्रस्तुत किया जाता है। इसको समझने के लिए हमें और आगे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे और सारणीय को या तालिका को देखना पड़ेगा। हमारा प्रश्न दूसरा है, टॉपिक 2 है सारणी के भाग बताइए या तालिका के भाग बताइए। पहला पॉइंट है सारणी की संख्या, टेबल नंबर से, यानी कि सारणी को सबसे पहले एक संख्या 1, 2, 3 आदि दी जानी चाहिए। एक अध्याय में तालिकाएं बनानी चाहिए, उसी के अनुसार उसकी संख्या दी जानी चाहिए। सारणी संख्या से उन्हें ढूंढने में सहायता मिलती है और उनके बारे में स्पष्ट रूप में लिखा होता है। सेकंड पॉइंट है शीर्षक। प्रत्येक सारणी में यानी कि तालिका में संख्या के बाद सबसे पहले उसका शीर्षक दिया जाना चाहिए। शीर्षक मोटे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए ताकि तुरंत ही ध्यान आकर्षित हो। शीर्षक सरल, स्पष्ट और छोटा होना चाहिए। शीर्षक उसी समस्या पर होना चाहिए जो समस्या प्रस्तुत करनी है। शीर्षक कैसा होना चाहिए, जो समस्या है, जो मतलब जो इंडिकेट करता है पूरी चीज़ को, यानी टाइटल। शीर्षक को इंग्लिश में टाइटल कहते हैं। थर्ड पॉइंट है शीर्ष टिप्पण। यदि शीर्षक से पूरी सूचना प्रकट नहीं होती तो उसके तुरंत नीचे शीर्ष टिप्पण लिखा जाता है। शीर्ष टिप्पण में उन सभी सूचनाओं को प्रदर्शित किया जाता है जो शीर्षक में नहीं दी हुई होती। पंक्ति शीर्षक फोर्थ पॉइंट है सारणी की पंक्तियों के शीर्षक को पंक्ति शीर्षक कहा जाता है। इसके द्वारा सरल भाषा में ज्ञात होता है कि पंक्तियों द्वारा दिखाया जा रहा है। फिफ्थ पॉइंट है उपशीर्षक। सारणी के स्तंभों यानी कि कॉलम के शीर्षक को उपशीर्षक कहा जाता है। इसी द्वारा यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक कॉलम में कौन से आंकड़े दिए जा रहे हैं। छठा पॉइंट है क्लेवर या क्षेत्र। सारणी यानी कि तालिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्षेत्र है। इसके द्वारा सारणी में दी गई सभी सूचना को दिखाया जाता है। प्रत्येक आंकड़े को कॉलम तथा पंक्ति द्वारा बनाए गए खाने में अलग अलग लिखा जाता है। टिप्पणी सेवंथ पॉइंट है सारणी में दिए गए आंकड़ों के स्पष्टीकरण के लिए टिप्पणी देने की आवश्यकता होती है। यह सारणी टिप्पणी के नीचे लिखी जाती है। टिप्पणी तभी दी जानी चाहिए जब कोई आंकड़े या सूचना स्पष्ट ना हो या उसके बारे में विशेष सूचना देनी हो। आठवां पॉइंट है स्रोत। आंकड़ों को जिन तरीकों से प्राप्त किया गया है उसे स्रोत में लिखा जाता है। उसमें विशेषकर द्वितीय आंकड़ों के बारे में लिखा जाता है। ये जो भी हमने पढ़ा है सारणी या तालिका के बारे में और जो उसके पॉइंट्स पढ़े, इसको आप इस जो मैं सारणी इसमें अभी दिखाई दे रही है इसमें ध्यान से देखकर उसके बारे में पता कर सकते हैं कि वो पॉइंट हमें क्या बताता है। तो इस सारणी को ध्यानपूर्वक देखें और पता करें कि हमने सारणी या तालिका के बारे में अभी क्या पढ़ा है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दंड आरेख क्या है। दंड आरेख वह चित्र है जिसमें आंकड़ों को आयतों के रूप में प्रकट किया जाता है। हम इसको समझने के लिए आगे के टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है दंड आरेख के प्रकार बताइए। पहला पॉइंट है सरल दंड आरेख। सरल दंड आरेख वह आरेख है
जो एक ही प्रकार के संख्यात्मक तथ्यों के विभिन्न मूल्यों को डंडों के द्वारा प्रकट करते हैं, जैसा कि चित्र में देखा जा सकता है। चित्र में देखकर पता लगा सकते हैं कि सरल दंड आरेख कैसा होता है। सेकंड पॉइंट है बहुगुणी दंड आरेख। बहुगुणी दंड आरेख वह आरेख होता है जो दो या दो से अधिक तथ्यों के आंकड़ों को प्रस्तुत करता है, जैसा कि अब चित्र में दिखाई दे रहा है कि जो दो या दो से अधिक तथ्यों को प्रकट कर रहा है। तीसरा पॉइंट है उपविभाजित दंड आरेख या अंत है विभक्त दंड आरेख। यह वह दंड आरेख है जो किसी तथ्य के कुल मूल्य तथा उपविभाजित प्रस्तुत करता है, जो कि आप इस दंड आरेख में देख सकते हैं, जो मैंने इसमें बना रखा है। फोर्थ पॉइंट है प्रतिशत दंड आरेख। यह वह आरेख है जिसमें किसी तथ्य के विभिन्न भागों के मूल्यों को प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है। इसके अंदर प्रतिशत दंड आरेख भी जितने भी हमने 3 पॉइंट पढ़े ऊपर के वैसा ही होता है, पर इसके अंदर क्या हो रखा होता है, इसमें आंकड़ों को प्रतिशत के रूप में आयतों के या डंडों के रूप में दिखाया गया होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वृत्तीय आरेख से आपका क्या अभिप्राय है। यह वह चित्र है जिसमें एक वृत्त को कई भागों में बांटकर आंकड़े के भिन्न भिन्न प्रतिशत या सापेक्ष मूल्यों को प्रस्तुत किया जाता है। यह तभी बनाए जाते हैं जब मूल्यों के प्रतिशत रूप को चित्रों में व्यक्त करना हो। पहली बात तो ये कि इसको कब बनाया जाता है, जब मूल्यों के प्रतिशत रूप को चित्रों में बनाना हो। और दूसरी बात ये है जिसमें एक वृत्त को क्या करा जाता है, अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। आंकड़ों के भिन्न भिन्न प्रतिशत सापेक्ष मूल्य को प्रस्तुत किया जाता है इसके अंदर, यानी कि एक सर्कल बनाया जाना जिसमें और भी तथ्यों को अलग अलग खंडों के अंदर बांट दिया जाता है, जैसा कि चित्र के अंदर दिखाई दे रहा है कि वृत्त के कई भाग हैं और उसके अंदर अलग अलग आंकड़ों को दर्शाया गया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आयत चित्र किसे कहते हैं। आयत चित्र वह है जिसमें आंकड़ों को एक आयत चित्र के रूप में ग्राफ पर दर्शाया जाता है। इसको हम अच्छे से नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। टॉपिक 2 है आयत चित्र के प्रकार बताइए। आयत चित्र 2 प्रकार के हैं। पहला समान वर्गांतर वाले आयत चित्र। समान वर्गांतर वाले आयत चित्र कौन से होते हैं? यह वह है जो समान वर्गांतर वाले आंकड़ों पर निर्भर होते हैं, जैसा कि चित्र पर दिखाया गया है। सेकंड पॉइंट है असमान वर्गांतर वाले आयत चित्र। यह वह है जो असमान वर्गांतर वाले आयत चित्र हैं वह पर आधारित होते हैं, जैसा कि चित्र पे दिखाई दे रहा है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बहुभुज तथा आवर्ती वक्र क्या है। तो बहुभुज किसे कहते हैं या आवर्ती बहुभुज किसे कहते हैं? जिसमें बहुभुज मध्य बिंदुओं द्वारा बनाया जाता है। बहुभुज कैसे बनाया जाता है? मध्य बिंदुओं द्वारा, यानी कि बिना स्केल के तो बनाते हैं पर मध्य बिंदुओं द्वारा बनाते हैं। आवर्ती वक्र होता है, आवर्ती वक्र आवर्ती बहुभुज का मुक्त रीति से खींचा हुआ सरली रूप है, यानी कि इसके अंदर आवर्ती वक्र के अंदर स्केल का यूज़ नहीं किया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओजाइव या संचयी आवर्ती वक्र। यह वह वक्र है जो संचयी आवर्तियों को अंकित करके बनाया जाता है। इसके निम्न प्रकार हैं से कम विधि। पहला पॉइंट है से कम विधि या ऊपरी सीमाओं की ओर बढ़ती हुई संचयी आवर्ती। इस विधि में हम निचली सीमाओं से आरंभ करते हैं और आवर्तियों को जोड़ते जाते हैं, जैसा चित्र में दिखाई दे रहा है। इस तरीके से बनता है से कम विधि वाला संचयी आवर्ती वक्र चित्र। सेकंड पॉइंट है से अधिक विधि या निचली सीमाओं की ओर घटती हुई संचयी आवर्तियाँ। इस विधि से हम ऊपरी सीमाओं से आरंभ करके आवर्तियों को घटाते जाते हैं। इसमें क्या करा गया है कि ऊपरी सीमाओं से आरंभ करते हैं और घटाते जाते हैं, जैसा कि चित्र में हमें दिखाई दे रहा है। इस तरीके से बनता है से अधिक विधि वाला ओजाइव चित्र। इस चैप्टर्स के वीडियोज़ यहीं ख़त्म होती है। अगर आप मेरी इकोनॉमिक्स की बुक भारतीय अर्थव्यवस्था को ख़रीदना चाहते हैं, जो कि आपके आगे के 4 चैप्टर इसी में बुक से बनाए गए हैं, तो आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और शॉपक्लूज़ पे इस बुक को ख़रीद सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर, लाइक करना ना भूलें।
अगर आप और वीडियोस चाहते हैं तो।